हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। हम देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टैटिक्स पार्ट न्यूज़ में हुआ है उसको लेकर के। पिछले काफ़ी दिनों से हम लेक्चर नहीं कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज़। जो बड़ी न्यूज़ में रहे हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसका हम होलिस्टिक तरीके से जो कि डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक का टॉपिक अगर हम बात करें तो वो मनी एंड बैंकिंग को लेकर के है। मनी एंड बैंकिंग की जब हमारे दिमाग में बात आती है तो पैसा और बैंक जो एक हाउस की तरह होता है। तो और इनमें सबसे पहले हमारे दिमाग में जब बैंक आती है तो बैंक में सबसे पहले आरबीआई आता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे अभी न्यूज में क्या रही है उसको लेकर के हम बात करें अभी आपसे। जो अभी हम बात करेंगे आपसे, बात ये है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अभी मीटिंग हुई है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है कि उसने अपने इंटरेस्ट रेट में, ब्याज दर में, जैसे मान लीजिए कि ए व्यक्ति है अमन नाम का, उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो उसको तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, ब्याज के रूप में उसका रिटर्न करना पड़ता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आरबीआई जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी का जो पॉलिसी हर 2 महीने 3 महीने पे करती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब इंटरेस्ट रेट को उतना ही रखा है, कोई बदलाव नहीं किया। तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कब बदलाव करती है और कब नहीं करती है, इसके पीछे भी हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कुछ चीज़ों को लेके, तो हमें अपने दिमाग में क्लियरिटी होगी तभी हम जो कि स्टैटिक्स पार्ट को जब न्यूज में आता है तो हम उसको एनालिसिस कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाईलाइटेड द फरवरी 2024 रिपोर्ट रेट चेंज अनचेंज, ठीक है, एट द 6.5%। मतलब ये है कि वो चेंज करे या ना करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना पता होना चाहिए कि जो मीटिंग होती है उस किस पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव से होती है, ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। जब हम इस चीज़ को लेकर के जब बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, तो ये नहीं होता है कि कितने परसेंट बढ़ रहा है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कितना प्रतिशत बढ़ा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या रीज़न होता है कि बढ़ाना या घटाना होता है, कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ये सभी चीज़ें हम बात में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये चीज़ ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट किया जाता है या सिस्टम जो चलता है उसको कैसे चलता है। सपोज करिए हम इंडिया इंडिया ठीक है, इंडिया में है। हम कभी कभी कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। क्या महंगाई है? महंगाई इंडिया में, महंगाई। महंगाई इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स दैट किसी प्राइस, किसी मान लीजिए कि ये हमारे लिए एक कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। इसकी आज की डेट में या फिर आज अगर हम देख लें, आज 9 फरवरी है, जो भी डेट हो, मान लीजिए 9 फरवरी है। इसकी प्राइस जो है आपकी, प्राइस आ रही कितने की? 100 रुपये की, 100 रुपये की आ गई। और आने वाले 1 महीने या 2 महीने में या फिर 9 मार्च को अगर हम देखें, इसकी प्राइस क्या हो गई? मान लीजिए 150 रुपये हो गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? लगभग 50% जो है कि महंगाई बढ़ गई। लेकिन अगर इसका आप क्या करके 50 रुपये हो जाए तो मतलब ये है कि महंगाई इसकी घट गई। डिफ्लेशन, जब महंगाई घट जाए इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन, मतलब अपस्फीति, स्फीति और अवस्फीति, महंगाई जो भी है। तो जब महंगाई बढ़े या घटे इसके पीछे रीजन ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 150 रुपये में खरीदता है तो उसकी इनकम भी है, इनकम जो आय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, आय भी ठीक ठाक बड़ी होगी, तभी उसके पास जो है कि हो सकता है खरीदने की वो क्षमता हो। लेकिन यहाँ पे यह भी चीज आती है कि अगर मान लीजिए सभी के पास इनकम बढ़नी चाहिए, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास बढ़ती है तो वो तो अलग चीज है, लेकिन हर व्यक्ति के पास, तो ये भी इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर होता है कि मार्केट में जो मनी है, मनी, देखिए, मनी मतलब पैसा, पैसा, पैसा जिसको और इकोनॉमिक के टर्म में कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता, ठीक है। मार्केट में भरपूर है, लोगों के पास मतलब पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत अच्छा खासा है और लोग जो है कि खरीदारी करना चाहते हैं, खरीदारी, खरीदना चाहते हैं, मतलब परचेजिंग पावर उनका, इंग्लिश में अगर जब परचेजिंग पावर,
खरीदने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो लोगों के पास है, सभी के पास है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो इतना माना जाता है कि महंगाई बनती है, इसको कंट्रोल करना चाहिए कि जो मार्केट में पैसा है, ठीक है, जो मार्केट में मनी है, उसको जो है कि मार्केट से निकाल लिया जाए, एग्जिट कर लिया जाए, एग्जिट कर लिया जाए या निकाल लिया जाए, ठीक है, निकाल लिया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो आरबीआई की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि हमें मार्केट से, जैसे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई को जनरली हमें एक जिम्मेदारी होती है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसको मार्केट में दो चीज़ें करनी होती, एक तो है कि आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल करना होता है, या फिर जो प्राइस है या किसी चीज़ का मूल्य है वो ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को रेट को, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट को जो है कि हमें हिसाब से दे करके चलना चाहिए। ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि नहीं आप कैसे इसको मैनेज करो, ठीक है। और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक और नाम से जानते हैं, सेंट्रल, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको कहते हैं केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक का दो जिम्मेदारी होती है, पहला होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के रहना। लेकिन ये इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने की बात आ रही है, ये किस आधार पे करते हैं, ये कौन करता है, आरबीआई अकेले करती है या फिर और कुछ करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक इस्टेब्लिश की गई है या फॉर्म किया, फॉर्मेशन किया गया या इस्टेब्लिश सेटअप किया गया है क्या, मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, कमिटी, ठीक है। अब इसको एमपीसी के भी नाम से जानते हैं, एमपीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सेटअप किया कब, 2016 में। कब किया, 2016 में, किसको अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट किसको किया, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंडमेंट किया, और इसको जो है कि इस्टेब्लिश किया, किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और दूसरी चीज़ है, और ये एक तरह से लॉ के अंतर्गत बनाई गई है, लॉ के अंतर्गत क्या है वो, आरबीआई एक्ट 1934 और 2016 में बनाई गई। अब देखिए 2016 1934 में कंफ्यूजन नहीं होना, क्यों, क्योंकि ये एक्ट पहली बार आया, इसको टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया गया। तो 2016 में भी अमेंडमेंट करके क्या जोड़ा गया, एक जोड़ा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी के अगर बारे में हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें निकल करके आनी चाहिए। पहली बात तो एक ये आता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, कब किया गया, ये 2016 में किया। दूसरी चीज इसमें आती है किसके तहत किया गया, तो अंडर, अंडर आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंडमेंट करके कब, 2016 में किया गया। थर्ड पॉइंट आती है ये किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में मेंशन है, या फिर किसी कानून में मेंशन की गई है, या फिर ऐसे ही बना दिया गया जैसे नीति आयोग, नहीं। तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसको जो है कि अमेंडमेंट किया गया है, मतलब किसके अंतर्गत है, ये लॉ के अंतर्गत बनाएगी, तब इसको जो है कि हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अब अगला जो पॉइंट्स आता है यहाँ पे, तो ये जो कमिटी है इसके कितने ग्रुप्स हैं, कितने मेंबर्स या फिर कितने पीपल्स हैं, पीपल्स,
इसमें होते हैं शामिल, या मेंबर बोल सकते हो। मेंबर्स कितने लोग होते हैं? तो कितने लोग होते हैं? ये 6 लोगों का होता है ये ग्रुप, 6 लोगों का होता है। ठीक है। और ये 6 लोग जो होते हैं, यहाँ पे मैं एंटर लिख रहा हूँ, ये जो 6 लोग होते हैं, इसमें 3 जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग होते हैं। भारत सरकार इनमें भेजती है इनको, पहली चीज। और जो 3 लोग और होते हैं उनको क्या करती है? आरबीआई के ही लोग होते हैं। बात समझ गए? ये आरबीआई के लोग थे, भारत सरकार। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि इसमें जो भारत सरकार के लोग होते हैं, इसमें कोई मिनिस्टर नहीं होता, या फिर जो एमपी एमएलए जो होते हैं ना, कोई नहीं होता। मतलब ये एक्सपर्ट लोग होते हैं। एक्सपर्ट लोगों को भारत सरकार भेजती है यहाँ पे 3 लोग। और 3 लोगों में से जो आरबीआई के हैं, इसमें खुद एक जो होता है आरबीआई का गवर्नर होता है, गवर्नर होता है। और 2 जो होते हैं उसमें जो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो लोग होते हैं। बात समझ गए? और तीसरी अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको चेयर कौन करता है? चेयर मतलब चेयरमैन, इसको मतलब इसका बॉस कौन होता है? तो इसका बॉस होता है आरबीआई का गवर्नर। और ये आरबीआई के जो चेयरमैन होता है, गवर्नर यहाँ पे चेयर करता है गवर्नर। इसके पास कास्टिंग वोटिंग का पावर होता है। कास्टिंग, कास्टिंग इन द, या फिर डिसाइडिंग वोटिंग का होता है। मतलब कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कोई रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मिस ये है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि अब जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में आपका रेपो रेट होता है या फिर रिवर्स रेपो रेट होता है। अभी हम इसको बताएंगे। इनको अगर पास करना होता है तो मेजोरिटी से पास करना, अगर पास करना है इसको, ठीक है, तो इसको मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब बहुमत, हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं? बहुमत, बहुमत के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ यह भी होता है, जब बहुमत से होता है तो मतलब ये 4 लोग हाँ बोले, 2 लोग मान। मतलब यह है कि 4 लोग होने चाहिए कम से कम कि किसी पक्ष में सपोर्ट दे। सपोज करिए कि ये 4 लोगों की बजाय, ठीक है, 4 लोगों की बजाय, ठीक है, यहाँ से ये 3 3 लोगों में हो जाए। 3 लोग कह रहे हैं भैया इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। 3 लोग बोले हैं कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इसमें जो आरबीआई का गवर्नर होता है, यहाँ पे जो चेयरमैन होता है कास्टिंग वोटिंग का, तो ये हो सकता है कि ये 3 साइड इधर तो इसमें चला जाए, या फिर इधर से इधर जाए। तब ये क्या होगा, 4:2 से रिजोल्यूशन पास हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, जहां तक मैं बताने की कोशिश कर रहा था ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे आपका, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। हमने कह दिया 6 लोगों का होता है, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 जो कि भारत सरकार के होते हैं। तो इनका जो वर्क होता है, वर्क होता है जनरली इंटरेस्ट रेट पे होता है। इंटरेस्ट रेट पे होता है मतलब रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, कौन कितना कैसे होना चाहिए, ये सभी चीज़ें इसके आधार पे डिसाइड की जाती है। तो और कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के हम इसको जो है कि आपके साथ जो कि शेयर करेंगे अभी। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए हम क्या यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक सेकंड हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट टाइम दीजिए। जैसे अब जो आरबीआई है, आरबीआई, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई दरअसल देखिए, जो ये सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल, सेंट्रल बैंक होती है। और ये बॉस होती है, बॉस होती है किसका? बैंक्स के सेक्टर में। ये जो भी बैंक से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको जो है कि रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी। तो आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, जिसे मान लीजिए इसको
1934 एक्ट के अंतर्गत 1935 में, और इसको 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया। लाइजेशन किया गया मतलब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब अब ये जो है भारत सरकार की फ्रेंचाइजी है, भारत सरकार की ये संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। ठीक है, तो अब इसको किया गया और इसका जो गवर्नर होता है, गवर्नर ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जनरली 3 ईयर का टेन्योर होता है, फिर इसको री अपॉइंट किया जा सकता है। आप समझ गए। अब इसके बाद एक बात और आती है, इनका जो वर्क होता है आरबीआई का, ये बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बैंकिंग एंड द मनी, मनी के सेक्टर में होता है। कौन सा कितना होना चाहिए। दरअसल इसके कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं कि हाउ टू मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे जो है कि मौद्रिक नीति, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मौद्रिक ही बोलेंगे। ठीक है, मॉनेटरी मतलब होता है मौद्रिक, मौद्रिक नीति। ठीक है, इसको कैसे मैनेज किया गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, आरबीआई के पास दो टूल होती है। बात समझिए, कितने टूल्स होते हैं, दो। क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब ये हो गया क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुणात्मक होता है ना, तो कहेंगे गुणात्मक, गुणात्मक बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, मात्रात्मक के रूप में हम देखते हैं। ये दो टूल मेजर होते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मतलब इसकी, और ये दो होती है, दो तरह की होती है। एक होती है कन्वेंशनल, कन्वेंस कन्वेंशनल होता है, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। ठीक है, ये दो टूल्स होते हैं, इसी के आधार पे बैंक जो है कि काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए कन्वेंशनल का मतलब CRR हो गया, SLR हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ रेपो रेट हो गया, फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर के। नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये हो गया जैसे MCLR, मार्जिनल कॉस्ट, लैंडिंग प्राइस, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, इनके आधार पे ये करते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस तो ये है जो कन्वेंशनल है, क्वालिटेटिव का। कन्वेंशनल जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँगा आप लोगों से, एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे कन्वेंशनल, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में हम बात कर रहे हैं एक का जो है यहाँ पे आपका कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल की बात करेंगे। तो इसमें अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा SBI बैंक है, ये गई किसके पास, RBI के पास, कही कि हमें लोन दे दीजिए। इसने कहा लोन, लोन के लिए कहेगा ठीक हम दे देते हैं आपको 5% पे दे रहे हैं। तो SBI क्या करेगी, SBI जो है कि फिर इनको इंटरेस्ट रेट देगी। क्या देगी, इंटरेस्ट, क्योंकि इसने इसको लोन दिया है। ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देगी, पहला चीज हो गया। दूसरी यहाँ पे चीज आती है रिवर्स रेपो रेट, फिर ये आर की बात आती है। मान लीजिए आरबीआई, इसी को उल्टा कर दीजिए, आरबीआई जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कॉमर्शियल बैंक से जाती है एसबीआई की, इससे कुछ लोन लेती है, ये इसको लोन देती है और तो ये इसको इंटरेस्ट देगा। जब आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट दे लोन पे तो वो रिवर्स, देखिए रिवर्स हो जाता है, इसका रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है,
तीसरा अब यहाँ पे हम आएंगे CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो इसका नेट टाइम डिमांड होता है, मतलब जो इसके पास डिपॉजिट होता है लोगों का, उसका कुछ प्रतिशत CRR RBI के पास रखना पड़ता है कॉमर्शियल बैंकों को, जैसे SBI। और इस पे जो है कैश के रूप में वहाँ पे रखा जाता है और वो जो कि इकट्ठा करते हैं। उस पे इनको कोई इस तरह का इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं मिला कैश। चौथा जो होता है आपका SLR होता है। क्या होता है? SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो अब ये क्या है, ये बैंक जो है इट्सेल्फ इट्सेल्फ खुद अपने पास ये रखती हैं कि नहीं भाई चलिए हम अपने पास क्यों रखते हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये क्यों रखा जाता है, दोनों इसको और इसको। इसको इमरजेंसी के यूज के लिए रखा जाता है, ठीक है। इमरजेंसी, इमरजेंसी आपातकाल में किया जाता है। और दूसरी ये भी चीज है आपातकाल में, जैसे इसमें न्यूज में किया है, इसको देख लिए। न्यूज में ये है जो पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट बैंक है। अगर आपका भी होगा तो आप पैसे उसे निकाल लीजिए, क्योंकि इसको फरवरी फरवरी 29 के बाद 2024 का जो है, इसके बाद इसमें कोई अलग अलग नया जो है कि ट्रांजेक्शन नहीं किया। हालांकि अभी भी कुछ बहुत सी चीज़ों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे रोक लगा दिया है। तो अब जो कि 29 फरवरी के बाद ये कुछ चीज़ें नहीं कर पाएगी। रीजन क्या बताया गया है इसको बंद करने का, कि इसने KYC और उसके बाद टैक्स में क्लियरिटी नहीं आई है और इसमें कुछ घपलेबाजी देखने को मिला है। और दैट्स वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं भाई आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पेटीएम एक ब्रांड की तरह निकल करके आया। अब भले जी पे चलाते हो या अलग कोई वॉलेट चलाते हो, कोई कहेगा अच्छा भैया पेटीएम कर दे, तो पेटीएम कोई वो जैसे कि इंस्टाग्राम सब पे टिकटॉक चला था, भले कोई चाहे स्नैपचैट जो भी एप्लीकेशन थे उनका यूज करते, लोग बस टिकटॉक बोलते थे। तो जैसे मैगी है, मैगी एक कंपनी का ब्रांड है, आप किसी भी कंपनी का नूडल्स बनाइए लोग मैगी ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब एक ब्रांड के रूप में निकल करके आया था। तो ये हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसके बारे में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो ये सब चीजें चल रही थी ना, जो ये सब चीजें चल रही थी, कितना इंटरेस्ट भी देना है कैसे देना है, तो क्या हुआ, जैसे रेपो रेट है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये सभी चीज़ें चलती थी। तो अब हमें पता है कि 2008 में लेमन ब्रदर का जो कि बैंकिंग क्राइसिस हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि ये जीरो इंटरेस्ट रेट पे जो कि लोन दिया, और बाद में देखने को ये मिला कि जो लोन था वो रिटर्न नहीं हो पाया, वापस नहीं हो पाया, और इस वजह से लेमन ब्रदर्स जो बैंक थी वो बैंक करप्ट हो गई। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए कि ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो बैंक है, मान लीजिए SBI है, ठीक है, ये मान लीजिए कि अमन नाम के व्यक्ति को 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लोन दिया 10% पे, तो इसको तो 10% में 10,000 मिलेगा ना 1 लाख में। पता चला अगर इसको जीरो कर दे, 0% पे दे, तो उसको क्या रिटर्न होगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही करने में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो जो कमजोर बैंक होती है तो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, और जो बड़ी बैंक्स होती हैं एक बार ज़्यादा लोन दे देती फिर रिटर्न नहीं पाता तब करप्ट हो जाती हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये है, एक आया MCL, एक सेकेंड, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट। क्या है? मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग लैंडिंग रेट लैंडिंग रेट। अब इसमें क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आरबीआई आरबीआई एक कह देगी कि आप 5%, ठीक है फिर लिख रहा हूं, 5% के नीचे आप किसी बैंक को लोन नहीं दे सकते इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 लाख रुपए दिया,
1 लाख रुपए दिया, और अब ये कह दिया कि नहीं भाई ऐसा है कि अब आप 5 लाख 5% कम से कम दीजिए, और 5% से प्लस में होना चाहिए, इससे नीचे आप इंटरेस्ट रेट पे नहीं दे सकते। और ये आरबीआई डिसाइड करेगी कौन कितने इंटरेस्ट रेट पे देगा। सपोज करिए यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था एमसीएलआर को लेकर के, तो एमसीएलआर का मतलब ये हो गया कि एक बेसिक इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट होता है, उसके नीचे नहीं जो है कि बैंक लोन दे सकती। और ये कौन डिसाइड कौन करता है, डिसाइड डिसाइड ये आरबीआई करती है। ठीक है, तो ये था हमारा बैंकिंग को लेकर के जो इस समय न्यूज में था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के हमने कई चीज़ों को लेकर डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट्स होगी तो उसमें जो कि ज़रूर आप पूछ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे देखिए सब डिस्कस किया है, मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेब्लिश कब किया गया, अंडर किसके किया गया, किस तरह की बॉडी है, उतने लोग होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, फिर उसका चेयरमैन कौन होता है, फिर उसके बाद मेजोरिटी में लिया जाता है इसको, कास्टिंग जो या फिर बोल सकते हो डिसाइडिव वोटिंग का कौन करता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने बात की। ठीक है, तो ये आज का डिस्कशन था जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के जो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, कई चीज़ें उसमें डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू।